तो बहुत दिनों से बातें आपकी आ रही थी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को करा दीजिए, नीट के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए करा देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम मोटी मोटी 4 बातें आपको सिखाना चाहेंगे। मैं आपको 4 बातें सिखाऊंगा और 3 बातें मैं छोड़ दूंगा। छोड़ने वाली बातें न्यूमेरिकल से रिलेटेड हैं। थोड़ा शॉर्ट में हम 15 मिनट आपको इस चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं। सबसे पहली बात में हमारे पास में एक जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा बेस्ट रिड्यूसर वाला, कि बेस्ट रिड्यूसर कौन है। तो हमारे पास या रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, हमसे इस तरह की बात करेगा। तो ध्यान रखना, ऐसे केस में हमारे पास में क्या रहता है कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल हमें कोई दे रखा है, जैसे ये है और ये नेगेटिव है ऐसे, और एक और का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, अब वो आपका इस तरह से है, एक और का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है जो हमारे पास में इस तरह से है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, जैसे ए प्लस से ए का रिडक्शन पोटेंशियल अगर जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, वो उतना अच्छा रिड्यूसर होगा। कौन अच्छा रिड्यूसर होगा? ये अच्छा रिड्यूसर होगा अगर इसका आयन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव है। तो सबसे अच्छा रिड्यूसर कौन है? ए, फिर बी, फिर सी। ये नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव है, ऑक्सीडेशन में उल्टा होता चला जाएगा। ये अच्छा रिड्यूसर होगा क्योंकि इसका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा नेगेटिव है इसका रिडक्शन पोटेंशियल। एक तो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास में आता है। दूसरा हमारे पास में आएगा डिस्चार्जिंग का। डिस्चार्जिंग हमारे पास में 2 तरह से होती है, एक तो नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स और एक आपके रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स। नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स में हमारे पास में प्लेटिनम और निकिल को यूज़ करते हैं। और डिस्चार्जिंग हमारे पास में अगर इस तरह से दी है कि मान लीजिए AlCl3 की डिस्चार्जिंग करनी है, तो Al हमारा कैथोड पे जाकर के डिस्चार्ज होगा, Cl माइनस एनोड पे। ये हमारे पास में Al होगा किस पे? कैथोड पे, और Cl2 हमारे पास में किस पे होगा? एनोड पे। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, ये चीज़ हमारे पास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यही चीज़ अगर हमारे पास में कई आयंस के बीच में होने लगी, अगर ये बात होने लगी कि बहुत सारे आयंस हमें दिए हुए हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जिसका लो डिस्चार्जिंग पोटेंशियल होगा, जिसका पोटेंशियल आपका क्या होगा? लो होगा, उसकी डिस्चार्जिंग जल्दी होगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा एनायंस में हमारे पास में SO4- होता है। ठीक है, फिर हमारे पास में इस तरह से NO3- अगर दे रखा है, OH- दे रखा है, Cl दे रखा है, Br दे रखा है, I- दे रखा है, एक सीरीज हुआ करती है। इसके डिस्चार्ज हो जाने से हमारे पास में हमेशा H2 और O2 मिलता है। इसके डिस्चार्ज हो जाने से हमारे पास में Cl2 मिलता है। इस तरह से कैटायन के केस में सबसे मुश्किल होता है Li+, वही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लेके बांसुरी को जो सबसे ऊपर है कौन? Li है। आसान कौन हो जाते हैं? हाइड्रोजन, उसके नीचे वाला कॉपर, उसके नीचे वाला इस तरह से। सबसे मुश्किल डिस्चार्ज करना इसे है, सबसे आसान करना Au को है। सबसे आसान Au हो जाया करता है डिस्चार्जिंग की जब हम बात करते हैं। तो कैसे हमारे पास में रहेगा? सपोज करिए हमसे कहता है, कहीं पर बात करता है CuCl2 एक्वस, इसको डिस्चार्ज करना है। कुछ हम इंपॉर्टेंट बातें ले लेते हैं। CuCl2 एक्वस को डिस्चार्ज करना है। मान लीजिए मुझे डिस्चार्ज करना है किसे? इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास में डिस्चार्ज करना है NaCl एक्वस, मान लो हमें डिस्चार्ज करना है। अब एक चीज का और ध्यान रखेंगे, Fe+2 ऊपर होता है, Fe+3 नीचे होता है। किसके? हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन से ऊपर और नीचे का भी केस हमें ध्यान रखे रहना है। ठीक है, चलिए, लोअर ऑक्सीडेशन वाले ऊपर, हायर वाले नीचे हुआ करते हैं। अब हमारे पास में कहीं पर दे रखा है, कैसे दे रखा है? मान लीजिए किसी और को दे दिया, उसने हमसे कहा Na2SO4 एक्वस। एक्वस में और मोल्टन में अंतर क्या है? एक्वस का मतलब हमारे पास में क्या होगा? Cu++, Cl-, H+, OH-। इन दोनों में नीचे कौन है? Cu, तो Cu डिस्चार्ज होगा कैथोड पे। इन दोनों में नीचे कौन है? Cl2, डिस्चार्ज होगा यहाँ पर Cl2 एनोड पे। तो इस तरह से देखा जाए तो H2O का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। हमसे 3 तरह के क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है कि बताइए इस समय का सॉल्यूशन कैसा है? तो इस समय का एक्वस सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूंगा तो CuOH है और HCl है। एक्वस का मतलब ये है, ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ओवरऑल कैसा है? ये एसिडिक है। ओवरऑल इस समय कैसा है? ये एसिडिक है। CuSO4 को वाटर में मिला देंगे, एसिडिक सॉल्यूशन देगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। लेकिन अगर मैं इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करने लगता हूं एक्वस सॉल्यूशन की, तो मेरे पास में H2O मिलता है, मतलब न्यूट्रल मिलता है। ऐसे में आपकी pH <7 होगी, ऐसे में pH आपकी 7 होगी या pKw/2 होगी, न्यूट्रल की होगी। इसी तरह से जब मैं इसकी बात करूंगा तो ये मेरे पास में क्या Na+ है, ये हमारा Cl- है, ये H+ है, ये OH- है। इन दोनों में से कौन जाएगा? इन दोनों में से कौन जाएगा? इन दोनों में से देखें तो ये जाएगा, इन दोनों में से देखें तो ये जाएगा। जो नीचे होता है वो जाता है, ये नीचे है, ये जाएगा,
यहाँ पर ये नीचे जाएगा, इन दोनों का मिल जाने से क्या बनेगा, NaOH बनेगा, और NaOH अपने आप में कैसा होता है, बेसिक हुआ करता है। NaCl एक्वस जब था, NaCl एक्वस का मतलब है NaCl विद वाटर, तो ये मेरे पास में बनाएगा NaOH प्लस HCl, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ओवरऑल हुआ न्यूट्रल। लेकिन अगर मैं इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर देता हूं तो Cl2 जाएगा एनोड पे, H2 जाएगा कैथोड पे, बचा रह जाएगा NaOH, ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक। ऊपर तो न्यूट्रल था, अब बेसिक हो गया। अब बात आते हैं इस पे जब हम बात करने लगेंगे तो हमारे पास में क्या मिलेगा, Na प्लस, SO4 माइनस, H प्लस और OH माइनस। इन दोनों में से कौन जाना है, H2, इन दोनों में से कौन जाना है, H2O, बचेगा क्या, Na2SO4। मींस एक्वस मीडियम में डालने का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो पाई, ये इलेक्ट्रोलाइज नहीं हो पाया, क्योंकि वाटर डालने ना डालने का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, यहां पर वाटर डालने से क्या हुआ, वाटर डालो ना डालो यही जा रहे हैं बेचारे, यहां पर वाटर डालो ना डालो ये नहीं जा रहे, मतलब डालने से पानी जा रहा है ना कि ये जा रहे हैं, वाटर का डिस्चार्जिंग हो रही है। ये हमारे पास में एक सवाल किसका आता है, डिस्चार्जिंग का। एक आपका आएगा फेराडेज का, फेराडेला इक्विवेलेंस इज इक्वल टू Q/F करके इक्विवेलेंस निकालने, इसको आप खूब प्रैक्टिस कर लें, इसको अगर करने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। Q/F, Q हमारा चार्ज है, F हमारा फेराडे है। फेराडे को 96500 लिखेंगे, लेकिन इसको सॉल्व करते समय ध्यान इस चीज का रखे रहेंगे हम। इक्विवेलेंस कैसे होगा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। जैसे एल्यूमिनियम की बात हो गई, वेट हो गया x, इक्विवेलेंट वेट हो गया 9। Fe+2 की बात हो गई, वेट हो गया आपका x, और Fe+2 के लिए क्या होगा 56/2। तो इस तरह से भी हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं इक्विवेलेंस ओवर। इसमें थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए इस तरह से हमारे कंटेनर इस तरह से हमारे पास में मिले हुए हैं आपस में, तो ये सब सीरीज में होते हैं, सबका चार्ज एक ही जैसा होता है, तो सब में Q/F क्या होगा, सेम होगा। इसका इक्विवेलेंस, इसका इक्विवेलेंस, इसका इक्विवेलेंस, तीनों के इक्विवेलेंस कैसे होंगे, इक्वल होंगे। Q1 = Q2, इक्विवेलेंट Q3, इक्विवेलेंस हमेशा इक्वल होंगे। इक्विवेलेंस का मतलब वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट, सबके लिए इक्वल होगा। रिमेंबर इट, ऑलवेज रिमेंबर इट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, हमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे होते हैं, जैसे हमसे ये कहता है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूं इस समय पे, शायद आपको बात समझ में आए। हमारे पास में कहता है कि मान लीजिए NaCl एक्वस को इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, और यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं AgCl एक्वस की, मान लीजिए ऐसे, इसको छोड़ दीजिए। हमसे कहता है मेटल रेशियो बताइए, मेटल जो डिपॉजिट होंगी उनका रेशियो बताइए कितना कितना होगा। तो ऐसे केस में हमारे पास में क्या होगा, इक्विवेलेंस ऑफ यहाँ की मेटल इज इक्वल टू यहाँ जो इक्विवेलेंस ऑफ यहाँ की मेटल का डिपोजिशन होगा। तो यहाँ इक्विवेलेंस का मतलब क्या, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट किसका, Na का, या वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट किसका, Ag का, इक्विवेलेंट वेट Ag। लेकिन पहले इसे लगाने से पहले देख लीजिए क्या ये डिपॉजिट हो रहा है। तो जैसे मैं इसको NaCl एक्वस को लेता हूं तो ये मेरे पास क्या होगा, Na प्लस, Cl माइनस, H प्लस, OH माइनस। इन दोनों में से कौन डिपॉजिट होगा, ये H2। इन दोनों में से कौन डिपॉजिट होगा, कौन, Cl2। दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, NaOH। मतलब ये इस बार तो मेटल डिपॉजिट ही नहीं हो रहा, मेटल डिपॉजिट ही नहीं हो रहा। तो यहां क्या होगा, मेटल डिपोजिशन 0, और यहां क्या होगा, इसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर जितना 108। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ये तो देख लें डिपॉजिट कौन हो रहा है। अगर हम यही नहीं देख पाएंगे डिपॉजिट कौन हो रहा है तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा हमारा, सॉरी आंसर गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन तो सही है, आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हमारे पास में एक और चीज हो गई, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस हैं। कैसे, हर क्वेश्चन को इक्विवेलेंस ओवर मोल्स इज इक्वल टू फैक्टर, ये मैंने पढ़ा है। फैक्टर क्या होता है, जैसे H2SO4 के लिए कितना होगा, 2 होगा, Fe+3 के लिए ये वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। इक्विवेलेंस को मोल्स के टर्म्स में, मोल्स को फैक्टर के टर्म्स में चेंज करा जा सकता है। जैसे वो आपसे कहेगा, मेरे पास में क्या कहेगा, 20 मोल्स, क्या कह रहा है, Cr2O7, जरा समझना, या MnO4 माइनस को Mn+2 में कन्वर्ट करना है, चार्ज बताइए कितना लगेगा। तो बहुत सारी मेथड है करने की, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंस इज इक्वल टू Q/F होगा, चार्ज ओवर फेराडे। इक्विवेलेंस कैसे होगा, इक्विवेलेंस ओवर मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा, फेराड फैक्टर। फैक्टर हमारे पास में कितना है, यहाँ 7, यहाँ 2, कितना हो गया फैक्टर, 5। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा, 5। तो मोल्स बराबर कितने हो जाएंगे, 20 × 5। तो इक्विवेलेंस कितना है, इक्विवेलेंस इज इक्वल टू आए 5 × 20। 5 × 20 जैसे आप यहाँ रखेंगे 100 इज इक्वल टू Q/F हो जाएगा।
इसी जगह पे हमारे पास में अगर ये होता है इतने ही बोल Cr2O7 माइनस माइनस से Cr+3, तो यहां कितना है +6, ये 3 है, दोनों का चेंज कितना आया 3 का इंटू 2, तो फैक्टर कितना आएगा 6। फैक्टर रखें अभी हो जाएगा, फैक्टर रखिए, मोल से इक्विवेलेंस बनाइए, इक्विवेलेंस को यहां रखकर Q/F निकाल लीजिए। मतलब हर एक किसी को इक्विवेलेंस में लाना है, हर एक किसी को इक्विवेलेंस में लाना है। और हमारे पास में क्या इंपॉर्टेंट है, और हमारे पास में क्या है, हम जब ईएमएफ ऑफ द सेल निकालते हैं तो उसमें सब कुछ निकालते जाइए। एक तो आप पता कर लीजिए कि हमारे पास में जो एक चीज दी होती है क्या, सॉल्ट ब्रीज की एप्लीकेशंस को जरूर पता कर लीजिए। सॉल्ट ब्रीज की एप्लीकेशन आपकी हमेशा क्लियर होनी चाहिए। एक कॉर्लास लॉ डायरेक्ट वाला होता है आपका कॉर्लास निकालने के लिए, ठीक है। सॉल्ट ब्रीज की क्या, सॉल्ट ब्रीज के अंदर क्या क्या होता है, सॉल्ट ब्रीज के अंदर आपका आयंस का जाना होता है, नहीं, सॉल्ट ब्रीज इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कराता है और वहां पर KCl अगार इस तरह के हाई इलेक्ट्रोलाइट हुआ करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हुआ करते हैं वहां पर। हमारे पास में जैसे ये एक इक्वेशन है, नर्स इक्वेशन इसी से तैयार की जाती है। अगर हमारे पास में डेल्टा G इज इक्वल टू 0 हो गया तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम आ गया, 0 कर दीजिए, तो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस RT log EQ होगा, लेकिन Q ना बन के अभी इक्विलिब्रियम हो गया तो ये कहलाएगा। अब हमारे पास में इसको 10 बनाने के लिए 2.300, डेल्टा G नॉट भी अगर 0 करना है तो K इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो ये इक्वेशन भी हमारे पास में बहुत आया करती है, ये कंडीशनल इक्वेशन भी हमारे पास बहुत आया करती है। एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो मैंने आपको PDF दिया है उसके अंदर मैंने सेल डिजाइनिंग दी है कि H2 से H+ हमारे पास में अगर बन रहा है और H+ से H2 हमारे पास में है, ये C1 है, ये P1 है, ये C2 है, ये P2 है। इसी तरह से Cl2 से Cl- है और Cl- से Cl2 है। तो हम जानते हैं कि हमेशा लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ की रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी, H2 से H+, लेकिन यहाँ की रिएक्शन जो होगी वो Cl- से Cl2 होगी। मतलब यहाँ का Q जो होगा वो प्रेशर अपॉन कंसंट्रेशन ये होगा, और यहाँ का Q1 जो होगा वो हमारे पास में क्या होगा, कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन प्रेशर, ऐसे होगा। तो वहाँ C1/C2 होगा या C2/C1 होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना जब इक्विलिब्रियम का या इसका ईएमएफ ऑफ द सेल का काम हम कर रहे होंगे, ईएमएफ ऑफ द सेल का वर्क कर रहे होंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है हमारे पास में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से हमारे पास में जब भी इस तरह से कहीं लिखा होगा कि मान लीजिए Fe+2 है या मान लीजिए Zn+2 है, से Zn बन रहा है, सपोज करिए ऐसा कुछ भी है, और इसका E हमें दे रखा है, इसके Zn++ से Zn का मान लीजिए 4 दिया हुआ है, हमसे कहता है Cu+ या Cu से Cu++ है, और इसका E Cu++ से Cu वाली वैल्यू -2 या समथिंग दी हुई है, हमसे कहेगा इसका समेशन या इसका E सेल बताइए। तो E सेल करते समय इसको जैसे हम जोड़ेंगे तो Zn++ प्लस Cu से Cu++ और Zn होगा, इन दोनों का हम सम करेंगे, लेकिन ये कैसा होना चाहिए, ये Cu++ से Cu, मतलब Cu से Cu++ से Cu दिया, ये होना चाहिए Cu से Cu++, मतलब बदल दीजिए, क्या बदलिए, Cu से Cu++, कितना 2, दोनों का सम कितना आ जाएगा 6, ठीक है, डायरेक्ट जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब E नॉट आपके पास में जो हुआ करते हैं ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमारे पास में होते हैं, मतलब ये हमारे पास में 2, 3, 4 की मल्टीप्लिकेशन से चेंज नहीं होते। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखे रहिएगा। जैसे Zn से Zn++ है, E नॉट की वैल्यू अगर 4 है तो ट्वाइस हो जाने पे भी 4 बनी रहेगी, रिमेंबर इट, ऑलवेज रिमेंबर। अब नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट बात आती है, वही मुझे यहां समझानी कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी से हम इसको कैसे चेंज करेंगे। ई सेल अगर हमारा पॉजिटिव आता है तो हम रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस मानते हैं, मतलब सेल का जैसे वर्क हो रहा है वो माना जाएगा, और नेगेटिव आता है तो हम ये मानते हैं कि रिवर्ट कर दिया, सेल को हमने चेंज कर दिया। हमारे पास में कहीं पर किसी ने कहा Fe+2 से Fe+3 E नॉट बताना है, दिया हुआ क्या था, Fe+2 से Fe, E नॉट हमारे पास में +4 है समथिंग, और हमसे कह रहा था Fe+3 से Fe E नॉट की वैल्यू 6 है, ऐसे कहा। ये 2 गिवन है, ये बताना है। तो हमें ऐसे में क्या करना है, हमें ये निकालना है, तो Fe+2 तो इसे रहने दो, इसे पलट दो। इसे जैसे आप पलटोगे तो ये साइन नेगेटिव हो जाएगा, ये साइन नेगेटिव हो जाएगा। दोनों को जोड़िए तो इन दोनों को जोड़ देंगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे,
इसके लिए हम क्या करा करते हैं, डेल्टा जी निकालते हैं। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई करके एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। तो यहां पर एन कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स खर्च हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे हम, 2 एफ ई कितना है 4। यहां आ जाइए, एन कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 3, एफ ई कितना है -6 का सम कर दीजिए इज इक्वल टू इसके, इसमें एन कितने हैं, कितना ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कितना है 1, एफ ई नॉट निकालना है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, आंसर आ जाएगा। क्या करना है हमें डायरेक्ट नहीं जोड़ना होता है, हमें किसे जोड़ना होता है, डेल्टा जी को। फिर से समझते हैं, इसका डेल्टा जी कितना होगा माइनस एन, एन कितना है 2, एफ ई कितना है 4, इसका एन कितना है 3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं हम, एन एफ ई ये रहा, दोनों का सम इज इक्वल टू दिस, कितने का चेंज है 1 इलेक्ट्रॉन का, 1 इंटू एफ इंटू ई नॉट, इसके बराबर रख दो, आंसर आ जाएगा, ऑलवेज आंसर। आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? ध्यान रखना, इनका डायरेक्ट सम होता है, अगर ये +2 होता है, ये +2 होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के नंबर क्या होते हैं सेम, यहां 2 होते हैं, यहां 2 होते हैं, यहां 2 हो जाते। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर अलग अलग हैं तो इसको अगर आप सम कर रहे हो तो आपस में इनके ई नॉट्स को सम मत करिएगा, आपस में डेल्टा जी को, अगर नहीं आता तो सीख लो इस क्वेश्चन को, बहुत जरूरी है आपका ये। कभी कभी ऐसे पूछता है कि ये गिवन है, ये गिवन है, ये बताइए, ऐसे नहीं लिख करके, इनको ऐसे भी पूछ सकता था कि ई एफ ई +2 से समथिंग दे रखा है, ई नॉट एफ ई से एफ ई +3 ये दे रखा है, ये दे रखा है, ई नॉट एफ ई +2 से एफ ई +3 बताइए, ऐसे। तो जो रिक्वायर्ड है उसे बना लीजिए, जो दिए हुए हैं उनको बना लीजिए, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए, सम कर लीजिए। लेकिन हाँ ध्यान रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एन एफ ई, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से। दिस इज फाइनल। तो ये हमारे पास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मेन एस्पेक्ट्स हैं, डीप तो और भी कुछ चीजें हैं, ठीक है। डाइल्यूशन का इफेक्ट आपका कंडक्टिविटी पे क्या होता है वो देख लेंगे, कंडक्टिविटी को किस तरह से डिफाइन करते हैं, कॉलर्स ला क्या होता है, वैसे करके मैंने 3 बातें बताई हैं। इसमें डिस्चार्जिंग, अपर वन लोअर वन को डिस्ट्रेस कर सकता है, बेस्ट रिड्यूसर वो होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव होगा, डेल्टा जी नॉट से हमें करना, और डेल्टा जी की हेल्प से ई नॉट निकालना 2 इक्वेशन का, उसमें डायरेक्ट समेशन नहीं करा करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये हिस्सा हमारा कंप्लीट हुआ, दिस वॉज सिंपल, ये हमारा हुआ। कल से हम बात शुरू कर रहे होंगे जेईई एडवांस वालों के लिए बिंदास तरीके से। सबसे पहले रिवीजन चलेगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का, रूट मैप क्वेश्चंस की तरह, एक क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, इस तरह से काम करेंगे। तो मिलते हैं कल से एडवांस वालों के साथ, और बाद में बताएंगे वीकेंड क्लासेस आपकी किस तरह से चलेंगे। तब तक के लिए एक ही बात कहूँगा, ऑल द बेस्ट।